गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 9th में चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम देखा था, जिसमें हमें पता लग गया था कि एक एटम जो होता है वो वाटरमेलन की तरह उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं वैसे नेगेटिव चार्ज उसमें होता है और आपस में दोनों चार्ज न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमें जो टॉपिक करना था वो था हमारा 4.2.2 कॉलम करना था हमें रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब हमने बात करनी है रदरफोर्ड मॉडल की कि रदरफोर्ड ने किस तरह से अपना मॉडल दिया और उसमें क्या क्या उसने बात की थी। देखते हैं स्टूडेंट। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टिंग इन नोविंग हाउ द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज विद इन एन एटम। जो पिछला मॉडल दिया था थॉमसन मॉडल, उसमें हमें तो पता लग गया था कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड इंटरेस्टिंग हुए चाहते थे कि क्या पता करना चाहते थे नोविंग हाउ द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज विद इन एन एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होता है, कहाँ पे वो अरेंज होता है, किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है। रदरफोर्ड डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट। इसके लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया फॉर दिस। इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या क्या चीज़ ली उन्होंने। फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल, फास्ट मूविंग बहुत जो जिनकी तेज़ गति होती है, बहुत फास्ट मूव करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल लिए। वर मेड टू फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉइल, और उनको टकराया, किससे टकराया, थिन गोल्ड फॉइल। थिन का मतलब बिल्कुल पतली महीन, गोल्ड फॉइल, गोल्ड मतलब जैसे मेटल होती है सोना, उसकी फॉइल, फॉइल मतलब बिल्कुल पन्नी सी, बिल्कुल बारीक। जैसे पेपर ले लेते हैं, पेपर भी बहुत मोटा होता है जो हम यूज करते हैं, उससे भी बहुत बारीक एक पन्नी ली, उसके साथ टकराया उसने। किनको, अल्फ़ा पार्टिकल्स को। आगे देखते हैं फिर क्या क्या हुआ। ही सेलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन लेयर एज पॉसिबल। उसने गोल्ड फॉइल ही क्यों सेलेक्ट की, क्योंकि वो चाहता था कि जो लेयर है वो जितनी पतली हो सके उतना अच्छा है। थिन ए लेयर एज पॉसिबल, जितनी पतली लेयर हो सके उतनी पॉसिबल, उतनी संभव है। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम थिक। ये गोल्ड फॉइल कैसी थी, वाज अबाउट 1000 एटम थिक। कितनी पतली थी कि उसमें सिर्फ 1000 एटम ही आ सकते थे। इतनी पतली थी, इतनी मतलब मोटी थी कि उसमें 1000 एटम ही आ सकते थे। अब डियर स्टूडेंट, जैसे जो पेन की ये नोक है ऊपर वाली, इसमें मिलियन करोड़ों एटम्स, अरबों एटम्स आ सकते हैं, लेकिन वो तो गोल्ड फॉइल अब आप देख सकते हो कितनी पतली होगी कि उसमें बस 1000 एटम ही आ सकते थे। आगे देखते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम। अल्फ़ा पार्टिकल किसके बने हुए थे, डबली चार्ज हीलियम। उस पर जो आवेश था, मतलब चार्ज था, डबल था, ठीक है, और द्वि आवेशित बोलते हैं इसको, डबल चार्ज था। हीलियम आयंस, हीलियम आयंस के बने हुए थे। और हमें पता है कि हीलियम की जो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। हमें पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इस पर चार्ज कितना होगा, 2 का अगर डबल करेंगे, सिंस दे हैव ए मास, उस पर मास होगा 4u, ठीक है। द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल हैव ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जो फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल है उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी है, क्योंकि वो बहुत तेज़ चल रहे हैं और एनर्जी भी उनके पास बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट, इट वाज एक्सपेक्ट दैट, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया गया दैट अल्फ़ा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल। ये एक्सपेक्ट किया गया था, जो रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल। अगर सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल, एक तो हमें पता लग गया है कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही इसमें से हम मूव करवाएंगे, इसमें से जब अल्फ़ा पार्टिकल मूव करेंगे तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल से टकराकर डिफ्लेक्ट होंगे, मुड़ जाएंगे दूसरी तरफ, ठीक है। इन द गोल्ड एटम, गोल्ड एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए उनसे टकराकर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सिंस, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल वर मच हैवियर दैन द प्रोटॉन्स। अगर उसमें प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स तो क्या बहुत छोटे होंगे, तो प्रोटॉन से जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो बहुत बड़े होंगे। तो वे अगर प्रोटॉन भी उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है तो प्रोटॉन से टकराकर वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन।
लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये उसने कभी नहीं सोचा कि डिफ्लेक्शन जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो डिफ्लेक्शन क्या मिली, बहुत ज़्यादा मिली। और ये उसने कभी नहीं सोचा था कि डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगी, मतलब कि अगर आगे दिखाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वो पार्टिकल्स हैं, ये उसने गोल्ड फॉइल ले रखी है, गोल्ड फॉइल के एटम दिखा रखे हैं, और ये हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से टकराए गोल्ड फॉइल से, देखिए कुछ अभी तक हमें ये नहीं पता था, ना ही रदरफोर्ड को, किसी को भी ये नहीं पता था कि उसमें एक न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस दिखा रखा है, ठीक है। ये बाद में अब जब हम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि न्यूक्लियस की खोज भी कैसे हुई थी, कि उसमें जब जैसे ही टकराए वो, कुछ तो जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो सीधे निकल गए, लेकिन जो रदरफोर्ड थे उन्होंने सोचा था कि वो डिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल तो सीधे निकल गए। उसके बाद कुछ डिफ्लेक्ट हुए जितना उसने सोचा था। कुछ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्ट इतना हुए कि जहाँ से वो आए थे उसी दिशा में वापस चले गए, टकराए और उसी दिशा में वापस चले गए। ऐसे बहुत से पार्टिकल थे जो उसी दिशा में वापस चले गए। कुछ बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए और कुछ बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए, मतलब कि जो डिफ्लेक्शन की, मतलब टकरा के मुड़ने की जो दर थी वो एक जैसी नहीं थी, उसका रेट एक जैसा नहीं था। कुछ तो बहुत ज़्यादा, कुछ तो सीधे स्ट्रेट लाइन में निकल गए 180 डिग्री एंगल पे। कुछ ने एंगल क्या किया, डिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ एंगल बनाया, किसी ने बिल्कुल ही जहाँ से आए थे वहीं पे चले गए। तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए, मतलब टकरा के वापस आ गए। डिफ्लेक्ट क्या, रिफ्लेक्ट ही हो गए। वो रिफ्लेक्ट मतलब किसी वस्तु से टकरा के वापस चले जाना। अब देखिए स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल बाय गोल्ड फॉइल, ये क्या है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है गोल्ड फॉइल के साथ। ये गोल्ड फॉइल के एटम है और ये अल्फ़ा पार्टिकल की रेस जो दिखाई गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे देखिए क्या था, बट जो इस एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट आया उसके बारे में, बट द अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। जैसा रदरफोर्ड सर ने सोचा था उसके अनएक्सपेक्टेड, उसके विपरीत रिजल्ट आए। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड, और उससे ये फॉलोइंग जो ये नीचे दी गई है जो ऑब्जर्वेशन, जो जांच है वो बनाई जा सके। देखिए फर्स्ट क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब मैंने आपको डायग्राम में दिखाए थे कि बहुत से पार्टिकल ऐसे थे जो क्या हो रहे थे, गोल्ड फॉइल से बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में निकल जा रहे थे, उसको क्रॉस करके निकल गए थे दूसरी तरफ। उसके बाद देखिए सेकंड में, सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, और कुछ उनमें ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए टकराने के बाद स्मॉल एंगल पे। एक एंगल उन्होंने बहुत छोटा एंगल बनाया, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। उसके बाद सरप्राइजिंगली, और आश्चर्यजनक की जो बात थी, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड। जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल छोटे थे उनमें से 12,000 पार्टिकल, मतलब 12,000वां जो कण था, अपीयर टू रिबाउंड, 12,000वां कण वापस आ रहा था, टकराने के बाद वापस आ रहा था, जैसे ही टकराया वहाँ से वापस आ गया। तो इसके ज़रिए क्या हुआ, इसके ज़रिए जो सर रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस की खोज की। आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने अनुमान लगाया कि एक जो एटम है उसमें न्यूक्लियस होगा। देखिए आगे, इन द वर्ड ऑफ रदरफोर्ड दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल। जो ये रिजल्ट था वो बहुत इनक्रेडिबल था, अतुलनीय था, बहुत इसकी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम थी। बहुत खुश थे इससे रदरफोर्ड। एज इफ़ यू फायर, ये ऐसा था, इफ़ यू फायर ए 15 इंच शेल, इफ़ यू फायर ए 15 इंच शेल, आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपने एक बारूद का गोला लिया जिसका कितना मोटा था, वो 15 इंच शेल, उसकी शेल जो थी हमने पढ़ चुके हैं शेल कौन सी होती है, 15 इंच 15 इंच मोटा था। और एट ए पीस ऑफ टिश्यू पेपर, उसको हमने कहाँ पे मारा, एट ए पीस ऑफ टिश्यू पेपर, सॉरी टिश्यू पेपर आपने देखा है, टिश्यू पेपर बिल्कुल पतला सा होता है, उसका एक पीस लिया हमने टिश्यू पेपर का और उस पर दे के मारा वो, एंड इट कम बैक एंड हिट यू, और वो टकराने के बाद उस टिश्यू पेपर को कुछ नहीं किया उसने, टकराने के बाद टिश्यू पेपर से कम बैक वापस आ गया और हमें ही लगा वो इतना जो
15 इंच सेल का जो एक हमने लिया था वो टकराने के बाद वापस हमें ही लगा। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट था, वो जो रिजल्ट थे उसके इस तरह के थे, ये अनुमान लगाया उसने। आप देख सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से मतलब जो सोचा था वो उसके अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल विपरीत था उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो रदरफोर्ड है उनके बारे में बताया गया है। ई रदरफोर्ड 1871 टू 1937 तक इनका जो लाइफ पीरियड था वो था। वाज बोर्न एट स्प्रिंग ग्रोव, ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। ऑन 30 अगस्त 1871, कब हुआ था? 13 अगस्त 1871। ही वाज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये किन के फादर माने जाते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर माने जाते हैं। जो भी न्यूक्लियर बम बनते हैं आज इन्हीं की देन है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर ये हैं। और जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसके ज़रिए ही इन्होंने क्या पता लगाया था कि एक जो एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको फादर माना जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स का। ही इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है किस पे? क्योंकि इन्होंने काम किया है बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी आपको बताएंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, और किसकी डिस्कवरी की थी इन्होंने? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ऑफ एन एटम, किसी एटम में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। विद द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जो भी अभी हमने देखा है वही क्या था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, और उसी एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। ही गोट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1908, इन्होंने 1908 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में। और किसके लिए मिला था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए ही मिला था, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड। आइए हम ये एक एक्टिविटी करते हैं और उसमें हम ये सोचते हैं कि हम एक ओपन फील्ड में हैं। टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन, क्योंकि जो भी इम्प्लीकेशन थी, जो भी हमने भी पढ़ा है पीछे जो एक्सपेरिमेंट था, उसको अच्छी तरह समझने के लिए हम कुछ इम्प्लीकेशन लेते हैं। ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, लेट ए चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए वॉल। अगर एक कोई चाइल्ड है, बच्चा है, वो एक वॉल के सामने खड़ा है, दीवार के सामने खड़ा है। विद हिज आई क्लोज, और उसकी आईज क्लोज है। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल, और वो वॉल है, वॉल आप ये लगा सकते हैं कि वो वॉल है मेटल की वॉल है। लेट हिम थ्रो स्टोन्स, और वो उन पे क्या कर रहा है? पत्थर मारा उसने एक। एट द वॉल ऑफ फ्रॉम ए डिस्टेंस, जितनी दूरी पे वो खड़ा है उतनी दूरी से उसने एक पत्थर मारा। देखिए फिर हियर ए साउंड, और उसको साउंड तो सुनेगा ही जब उसने पत्थर मारा, मेटल की वॉल है वो। ईच स्टोन स्ट्राइक द वॉल, उसने उसके बाद कई पत्थर मारे, सभी स्ट्राइक किए उस पर दीवार पे, और सभी से उसको आवाज़ सुनाई दी। इफ़ ही रिपीट दिस 10 टाइम, उसने या 10 बार किया। ही विल हियर द साउंड ऑफ 10 टाइम, और उसको 10 ही बार आवाज़ सुनाई दी। बट इफ़ ए ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड, जब उसने आंखें बंद की हुई है, वर द थ्रो स्टोन्स एट ए बार्बर्ड वायर फैंस। बार्बर्ड वायर फैंस, वायर आपने देखी होंगी, जैसे फैंस लगा देते हैं, बाड़ लगा देते हैं, ऐसी होती हैं वो, कहीं कहीं से ऐसे कुछ निकले रहते हैं उनमें ऐसे। अब क्या किया उसने, उसके आगे अब दीवार नहीं है, उसके आगे ऐसे बाड़ है। मतलब जो खेतों में आपने देखा होगा दीवारों पे लगी होती है, नुकीली से ऐसे करके निकली रहती है उनमें से, वो लगा दिया। अब इस पे वो स्टोन मारेगा। देखते हैं अब आगे क्या होगा। ब्लाइंड बार्बर वॉल फैंस, मोस्ट ऑफ द स्टोन वुड नॉट हिट द फेंसिंग, क्योंकि जब इन पे फैंस पे मारेगा तो क्या होगा, यहाँ पे तो स्पेस खाली है, तो यहाँ से स्टोन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, तो उसको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देंगी। मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग एंड नो साउंड वुड बी हर्ड, तो उसको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होगा? देयर आर लॉट ऑफ गैप इन द फैंस, क्योंकि जो गैप्स है वो बहुत ज़्यादा है, फैंस में जगह बहुत खाली है। विच अलो द स्टोन टू पास थ्रू दैम, और ये क्या कर रहा है? ये अलो कर रहा है स्टोन को कि उसमें से वो पास हो जाए। फॉलोइंग ए सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड कंक्लूड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इसी से जो रदरफोर्ड थे उन्होंने कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये निर्णय किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। ये निर्णय जो नीचे दिए गए हैं कंक्लूजन थे उसके कि भाई किन किन परिणामों पे जो रदरफोर्ड थे वो पहुँचे थे। फर्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि जो स्पेस है बहुत सारा किसी एटम में वो खाली होता है।
कैसे हम देख सकते हैं इसको, जैसे हमने बनाया एक एटम कोई भी ऐसे बना लिया और हमें पता है इसके बाद उसने न्यूक्लियस की खोज कर दी थी, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है इसमें, तो बहुत सारा स्पेस खाली है क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो निकल जा रहे थे, इससे टकरा के बाहर की तरफ निकल जा रहे थे। उसके बाद देखिए मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल जो सोने की जो पन्नी थी उसमें से वो पास कर जा रहे थे विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्शन, और उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। डिफ्लेक्शन मतलब टकरा के वापस नहीं आ रहे थे। उसके बाद देखिए सेकंड, वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, और बहुत से कम पार्टिकल ऐसे थे, बहुत कम संख्या में पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे अपने पाथ से, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, क्योंकि बहुत से कम पार्टिकल ऐसे थे, क्योंकि जब ये न्यूक्लियस से टकराएंगे, पॉजिटिव चार्ज तो यही है, वो हमें पता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हमने पढ़ भी लिया, तो ये टकरा के वापस आ रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे बहुत स्मॉल एंगल से। चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, तो इससे हमें ये पता लग रहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत से कम स्पेस में, बहुत थोड़े जगह में ही मौजूद है एटम के अंदर। अब थर्ड देखिए, ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 80 डिग्री, और बहुत कम संख्या में ऐसे थे जो कि उससे टकराने के बाद, जैसे ये हैं, उससे टकराने के बाद वापस उसी दिशा में मुड़ रहे थे, जैसे इसी दिशा में आए और इसी दिशा में, मतलब 180 डिग्री का एंगल वो बना रहे थे, बहुत कम थे ऐसे। इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो इससे ये पता लग रहा था कि जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है एक एटम का, यहाँ पे तो हमने गोल्ड ही लिया, तो गोल्ड की फॉइल ली थी, तो गोल्ड के एटम का जितना भी चार्ज होता है और जितना पॉजिटिव चार्ज होता है और जितना भी उसमें मास होता है वो बहुत कम जगह में ही ऑक्यूपाई होता है, बहुत थोड़ी सी जगह में, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, उसी में ऑक्यूपाई होता है, उसी में पाया जाता है। वेरी स्मॉल अमाउंट विद इन द एटम, और विद एटम में होता है। उसके बाद देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल, और उसी के आधार पर उसने अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया था, एन एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर। अब मॉडल के बारे में अगर बात करनी है तो ये लिखना पड़ेगा हमें स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके ये जो 3 पॉइंट है ये रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में है। उससे पहले जो एक्सपेरिमेंट थे वो हमें दिखाए गए थे, वो हमें बताए गए थे, हमने उनको अच्छी तरह से पढ़ भी लिया है। देखिए, विच हैड फॉलो फीचर, उनमें क्या क्या फीचर थे। फर्स्ट, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे होगा, एक सेंटर में होगा, बिल्कुल सेंटर में, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में, कॉल्ड द न्यूक्लियर, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उसी को क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस बोला जाएगा। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, और जितना भी मास होगा एटम का वो भी कहाँ पे पाया जाएगा, वो भी कहाँ पे रहेगा, रेसाइड्स का मतलब रहना न्यूक्लियस में। सेकंड पॉइंट में क्या कहा, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। अब देखिए स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये तो हमने बनाया और ये उसका न्यूक्लियस, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वेल डिफाइंड ऑर्बिट में, ऑर्बिट बने होंगे उनके, वेल डिफाइंड ऑर्बिट, उनमें वो मूव कर रहे होंगे। इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। इन्हीं ऑर्बिट को आगे जाके क्या क्या नाम दिया गया, के शेल, एल शेल और एम शेल, अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, उन्हीं में एटम होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे अरेंज होते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32 के आधार पे अरेंज होते हैं। पहले में 2 आएंगे जो फर्स्ट के सेल होगी, सेकंड सेल में 8 आएंगे, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद देखिए, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, जो न्यूक्लियस का साइज होता है बहुत छोटा होता है, एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। जो एटम है, एटम तो का साइज वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर एटम की बात करें, होल एटम की, तो एटम के साइज की तुलना में, जो एटम के साइज की तुलना में जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही छोटा होता है कंपेरेबली, और होल एटम की तुलना में जो साइज है वो बहुत कम होता है। तो इस तरह से ये कंक्लूजन उसने निकाले थे। अगर रदरफोर्ड का हमने करना है तो हमें ये 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में रदरफोर्ड्स मॉडल का पढ़ा, उसके एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय गोल्ड फॉइल। इसके बारे में सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। और डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आई है तो दोबारा आप वीडियो को
देख सकते हैं ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाए। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, आपको ये अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स।